नमस्कार। मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी मुक्तांगण, जहां व्यक्त होंगे मुक्त विचार मुक्त मन। दोस्तों, समाज सिर्फ पेड़ पौधे या घरों की दीवारें, छत या ऊंची इमारतों से नहीं बनता। समाज बनता है अच्छे विचारों के लोग, अच्छे आचरण करने वाले लोग और अच्छी साहित्य, कला, संस्कृति का जतन करने वाले लोग। जी हाँ, जब जब संस्कृति की बात आती है तो एक नायाब नमूना हमारे सामने आता है, सिंध संस्कृति। आइए आज के इस एपिसोड में हम रोशनी डालते हैं सिंध संस्कृति के साहित्य, कला, लोक कला और उनका आज तक के फिल्म जगत का यह सफर। साहित्य, कला, लोक कला या सभ्यता हो, सिंधी संस्कृति विश्व की एक लोकप्रिय और नश्वर संस्कृति है। इसे बढ़ाने और बचाने के लिए आज की सदी में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपने युवावस्था से ही सिंधी लोक कला, रंगमंच, नाट्य से लेकर आज तक की सिंधी फिल्म जगत के जॉनर्स को प्रमुखता से अभिनीत और आयोजित करने का काम किया है और इस प्रयोग में आपने नई पीढ़ी को भी सम्मिलित किया है। कई सालों से आप सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सिंधी यूथ सर्कल, सिंधी साहित्य अकादमी, भारतीय सिंधु सभा जैसी सिंध संस्कृति को बचाने वाली संस्थाओं में भी आप सक्रिय है। आपने उई टीवी की स्थापना करके इसके अंतर्गत इक ब टे जानी जुदा न कर, सन ऑफ सिंधी, सिंधी यानी, सिंधी साई, घर गुरु अजोदर, वेलकम लक्ष्मी जैसे सिंधी चित्रपटों का निर्माण किया है। आज की सदी के आप एक मंजे हुए लेखक, निर्माता, निर्देशक, कवि, गायक और अभिनेता तो हो ही, इसके साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक कुशल निवेदक भी है। मंच टीवी और कई सारे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आपने यशस्वी संचालन किया है। सिंधी भाषा, सिंधी लोक कला, सिंधी संस्कृति को फिर से एक बार इतिहास के मुख्य प्रवाह में लाने वाले आपके प्रयासों को एसएसटी महाविद्यालय का दिल से सलाम। जी हाँ, आज के हमारे एसएसटी मुक्तांगण के अतिथि वक्ता है दीपक वाटवानी। हम सिंधी हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेंगे। ना कोई अरमान था, ना कोई फरमान था, मिटा दी उनकी हस्ती सिर्फ एक लकीर ने, लेकिन फिर भी अपनी मातृभूमि के लिए उनके दिल में, उनके दिमाग में सम्मान था और हमेशा ईमान था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सिंधियत की, सिंधी समाज की। एक घटना ऐसी घटी कि उनकी सभ्यता, उनकी विरासत तहस नहस हो गई, लेकिन फिर भी मायूस न होते, निराश न होते, इस समाज ने अपनी उद्योगशीलता के बलबूते पर अपने आप को इस तरह से कुछ खड़ा कर दिया, वो मकाम हासिल कर लिया जहां कोई पहुंच नहीं पाया। लेकिन सब इस दौरान सबसे प्राचीन कहलाने वाली सिंध संस्कृति के अनेक स्थित्यंतरों में क्या बदलाव आए, उनके क्या परिणाम हुए, उसका आगाज क्या था, आज उसका अंजाम क्या है। आइए इसी बात पर हम चर्चा करते हैं। सिंधी साहित्य, सिंधी कला, सिंधी लोक कला, सिंधी नाट्य कला और आज टेक्निकल युग में पहुंच चुके सिंधी फिल्मों के बारे में। मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है सुप्रसिद्ध लेखक, निर्देशक, गीतकार, अभिनेता, प्राध्यापक और विधि तज्ञ, जिन्होंने आज नई पीढ़ी को सिंधी भाषा, सिंधी संस्कृति हस्तांतरित करने की अच्छी कोशिश की है। मेरे साथ है एडवोकेट प्राध्यापक दीपक वाटवानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसएसटी मुक्तांगण में। केदार जी, आपका भी मैं बिल्कुल हृदय से आभार मानता हूँ। एसएसटी कॉलेज की जहाँ तक बात करें तो एसएसटी कॉलेज से सीधे कहें कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं भी जुड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप ही की तरह एंकरिंग करते हुए कई सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। सिंधियत से जुड़े हुए कई ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हुए। तो मैं एसएसटी कॉलेज को ये मानता हूँ कि एसएसटी कॉलेज जो है सिर्फ एजुकेशन के किताबी ज्ञान की बात नहीं करता है। आज के युग में बच्चों को बच्चों की पसंद के मुताबिक उस तरह की शिक्षा देना, और इस माध्यम से आज आपने इस कॉलेज के ऑफिस में एक स्टूडियो बना दिया है। बिल्कुल। कॉलेज के एक रूम को आपने स्टूडियो में परिवर्तित कर दिया है। और हमारे पुरस्वानी सर, ये सब उनकी क्रिएटिविटी, मतलब शुरू से जब से उन्होंने इस कॉलेज को शुरू किया है
तब से क्रिएटिविटी के नाम से ये कॉलेज जाना जाता है कि यहाँ पर एक रूटीन तरह से होने वाली पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पर बहुत सारा कुछ क्रिएटिव होता है। तो मैं सबसे पहले तो केदारी जी, क्योंकि आपने आज इस विषय पर मुझे बिल्कुल इंटरव्यू के लिए बुलाया है, और मैं पुष्पानी सर का भी हृदय से आभार मानता हूँ कि उन्होंने इस आज के मौके पर मुझे इस विषय पर कुछ लोगों के सामने, आपके इस चैनल को दुनिया भर के हजारों लोग जो देखते हैं उनके सामने मुझे लाकर मेरी बात कहने का मौका दिया। जी हाँ दीपक जी, जैसे कि आप जानते हैं और पूरा उल्लासनगर जानता है कि एसएसटी कॉलेज ने 10-12 सालों में यही वजह है कि एक मकाम हासिल कर लिया है कि बच्चों को हम सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं देते, किताबी ज्ञान देने से बेहतर उन्हें समाज की संवेदनाओं से परिचित कराने के सभी उपक्रमों में हम उन्हें शामिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें एक सक्षम नागरिक बनाने की यह प्रक्रिया है। और मैं आगे चलकर ये आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि सिंध संस्कृति, साहित्य, कला, लोक कला, इसका आगाज और आज के दौर में उसका अंजाम किस तरह से एनालिसिस करेंगे इस दौर को आप? केदार जी, जहाँ तक सिंधी समाज की हम बात करें तो विश्व भर ने, सिंधी समाज ने स्वयं या और कोई समाज कहें, जिन्होंने भी सिंधियों के बारे में समझने की कोशिश की है कि सिंधी समाज की हिस्ट्री क्या है, तो सबसे पहले हमारे सामने मोहनजोदड़ो ये सभ्यता आ जाती है। बिल्कुल, मोहनजोदड़ो हजारों वर्ष पुरानी वो सभ्यता है जो जमीन तले एक शहर दब गया था, और खुदाई करने के बाद उस दबे हुए शहर की कुछ ऐसी निशानियां मिली जिससे सिंधु सभ्यता की संस्कृति की जानकारी हमको मिली। क्योंकि आपने बात छेड़ी है कि आगाज कैसे हुआ, आगाज तो हजारों वर्ष पहले हो गया। बिल्कुल, आपने किताबें पढ़ी या फिर आपने मोहनजोदड़ो पे तो फिल्में भी बनी, बिल्कुल, और दुनिया भर को ऐतिहासिक जानकारी देने के लिए आज भी आप रिसर्च करोगे यूट्यूब पे या गूगल में कहीं भी, वहां पे निशानियां जो मिली, तो उससे ये पता चलता है कि सिंधी समाज के लोग कितने, मतलब एजुकेशन में, तालीम में तो बिल्कुल थे, संस्कृति कितनी, मतलब सिंधी में कहते हैं कि सावा माणू, मतलब सावा माणू मतलब आबाद लोग जो है, हरियाली चारों तरफ उनके जीवन में हरियाली, जिसको कहते हैं कि मतलब वहां के घरों की आपने रचना जो देखी, तो वहां पे ड्रेनेज सिस्टम जो आज के इंजीनियर भी नहीं कर पाते। आज भी इंजीनियर, हम रास्ते से जाते हैं, यहाँ से नाली टूटी हुई, वहां से पानी कचरा बहता हुआ, लेकिन हजारों साल पहले उन्होंने वो यंत्रणा कार्यान्वित की थी। कैसे घरों के बाहर ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था, कैसे सुचारू रूप से चल रहा था, उस तस्वीरों में उन मतलब वो जो भी रचनाएं वहां पर मतलब दिखाई जाती हैं, कहीं ऐसे भाई गंदगी हो, सुंदरता दिखती थी। मट्टी के घर थे बिल्कुल, लेकिन मट्टी के घर में भी कहीं आपको कीचड़ दिखाई दे, वो ऐसा नहीं था। मतलब आप उनकी वो जो आज कहते हैं ना सिंधी समाज के लोग बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, हाँ, तो अभी थोड़ी बने। अच्छा, ये परंपरागत चलते आ रहा है, परंपरागत चलता आ रहा है ना, इनकी सूझबूझ है। हाँ, एजुकेशन की जहां तक बात करें तो वहां से हमें मिला के ऐसे सिक्के मिले जहां पर इंग्रेविंग करके कुछ अक्षर लिखे हुए थे। अच्छा, और वो भाषा कौन सी थी, वो अरबी थी, फारसी थी, लेकिन सिक्कों पर इंग्रेविंग वही समाज कर सकता है, वही लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, वही करेंसी बना सकते हैं, और वही करेंसी पे लिख सकते हैं जो खुद एजुकेटेड हो। बिल्कुल, तो आपको ये भी पता चल जाता है हजारों वर्ष पहले एजुकेशन भी थी सिंधी समाज के लोगों के बीच में। ये रही बात उनके रहन सहन की, उनके वास्तु विशारद, इन सब चीजों की। लेकिन हमारी जो कला होती है, हमारे गीत होते हैं, साहित्य होता है, लिखावट होती है, ये पहले तो मौखिक परंपरा से आज तक चली आई थी, लेकिन एक 100-150 साल पहले जब लिपि अस्तित्व में आई है या मुद्रण व्यवस्था अस्तित्व में आई है, तो इसमें क्या तब्दीली आई है? पहले के हमारे साधु संतों के ग्रंथ हो, उसके बाद में कुछ पत्र हो, ताम्र पत्र हो, या आज तक की पीढ़ी में वो किस तरह से चलते आए, साहित्य की जो संक्रमण अवस्था है। सिंधी जो मैंने बड़ों से सुना या फिर किताबों में पढ़ा या फिर मतलब जो भी अभ्यास के लिए मटेरियल मेरे पास, सिंधी देवनागरी लिपि एक्चुअली संस्कृति का एक दूसरा रूप है, संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का दूसरा रूप हिंदी भी है, आप जानते ही हैं। बिल्कुल, हिंदी में ही सिंधी को लिखा जाता है तो उसे देवनागरी कहा जाता है। अब ये जो अरेबिक भाषा आई जिसको हम कहते हैं कि ये टिपिकल सिंधी, ये हमारे हिंदुस्तान पर कई वर्षों से जो मुगलों के
अन्य राजाओं महाराजाओं के जो हमले होते रहे और हमारी संस्कृति के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता रहा, उस सब का कारण है कि सिंधी भाषा को भी लिपियां मिली, फिर एक अरेबिक जो हमारी लिपि बनी उस पर उर्दू का थोड़ा असर हुआ, क्योंकि आज हम कहते हैं कि आज हम 15 अगस्त देश की आज़ादी का दिन बनाते हैं। देश आज़ाद किनसे हुआ? अंग्रेजों से। लेकिन देखो हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे पहनावे के ऊपर आज भी अंग्रेजों का ही बिल्कुल राज प्रभाव है। क्या हम वेस्टर्न नहीं बन के घूमते हैं? 100 सालों तक जिन्होंने राज किया तो उनका असर रह गया ना, संगत का असर होता है। और राज करेंगे तो अपने जैसे सब लोगों को रहने सहने के लिए कहेंगे। आज जो हम पैंट शर्ट पहनते हैं, वो बैलून पहनते हैं, ये पहनते हैं, ये सब एक्चुअली उनके पोशाकें हैं जो हमारी पोशाक में आ गई है। अंग्रेजी आज हम बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने अंग्रेजी छोड़ के गए, आज तक हमारे व्यवहार से विचार से नहीं जा रही है। तो वैसे ही मुगलों का असर था, जो उर्दू वाले लोग थे उनका असर था। सिंधियों का एक स्वभाव रहा है कि सिंधी समाज के लोग अपनी जाति को उभारते हुए दूसरे जाति के लोगों को कभी कम कभी ज्यादा दबाने मापे या उनको भला बुरा कहे, कभी सिंधियों ने ऐसा नहीं किया। ऑन द कंट्री उन्होंने क्या किया है कि जहां जिस देश में रहते हैं वहां उस देश में रहते हैं। प्रांतों की भाषा के आधार पर हमारा देश चलता है। महाराष्ट्र में कहेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात में कहेंगे तो गुजराती, उत्तर भारत में कहेंगे तो यूपी के उत्तर भारतीय लोग, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी। लेकिन सिंधियों को कोई मुल्क ही नहीं है। कहते हैं कि उत्तर भारतीयों से पूछो, भारत देश पूरा उनका मुल्क है। हमारे शहर में भी आते हैं, कामकाज करते हैं, फिर दिवाली में वैकेशन में चले जाते हैं उत्तर यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो क्या कहते हैं? मुल्क गया। हमारे लिए तो भारत देश पूरा मुल्क है, लेकिन वो अपने एक छोटे से गांव में जाते हैं, क्या कहते हैं? मुल्क गया। मैं तो मानता हूँ इस बात को, उनके इस जज्बात को। एक्चुअली मुल्क वही होता है कि जहाँ जिन गलियों में हम छोटे से बड़े होते हैं ना, मुल्क वही होता है। हमारे देश की सीमा भी हमारे घर से ही शुरू होती है। आज आप एसएसटी में 15 अगस्त का प्रोग्राम करोगे, 26 जनवरी का प्रोग्राम करोगे, देशभक्ति की भावना स्टूडेंट्स के अंदर भरी जाएगी, प्राचार्यों के अंदर, आचार्यों के अंदर, टीचर्स के अंदर भरी जाएगी। भारत माता की जय उनको जो कहना है वो कहाँ से कहेंगे? यहीं से। दिल्ली जाकर तो नहीं कहेंगे। तो हमारा कॉलेज भी तो एक सीमा है, देश की आपके शहर के अंदर आपने भारत माता की जय जज्बात के साथ कह दिया, अपने शहर को आपने सुधारा, मतलब आपने भारत देश का नागरिक होने का फर्ज अदा कर दिया। सिंधियों की विडंबना ये कि सिंधियों का मुल्क छूट गया। हमारे लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि जिस प्रदेश में, जिस राज्य में रहते हैं, वहां की भाषा तो हमें आनी चाहिए ना। तो क्यों नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल। मैं मुझे करेस्पॉन्डेंस करना है, मुझे कोई व्यवहार करना है, तो मुझे महाराष्ट्र में रहता हूँ, मराठी आनी चाहिए। मुझे मैं सिंधी हूँ, मुझे इस महाराष्ट्र में रहने के लिए कहीं एक टुकड़ा दिया गया है, तो ये महाराष्ट्र का बड़ा दिल हुआ ना। मैं तो विभाजित होके आ गया, मेरी विडंबना मेरे ऊपर, मेरी मजबूरी मेरे। लेकिन राज्य भाषा को भी स्वीकारना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रशासकीय भाषा हमारी। देखिए, उत्तर भारत में जाते हैं तो सिंधियों की भाषा देखो, एकदम हिंदी के जैसे प्रचारण होती है। और हिंदी उनकी देखो, क्या बात है। कितने सिंधी मराठी भी इतनी सफाई से बोलते हैं कि पता नहीं पर चलता है। मैं कोल्हापुर जाता हूँ अपनी फिल्मों के चलते, वहां देखता हूँ तो उनको कोई बात करने आता पूरी मराठी में। आप धुलिया नंदुरबार जाओ, वहां पे खानदेशी बोलते हैं, इतने अच्छी तरह से बोलते कि पता नहीं चलता कि ये मराठी है या सिंधी है। तो यही तो सिंधियत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक बीज की तरह उन्हें कहीं पर भी डाल दीजिए आप, भले आप अच्छी खेती में डालिए, किसी जंगल में डाल दीजिए, वो अपने आप बहरते हैं, फूलते हैं। दीपक जी, मैं आपको फिर से उस नोट पर लाने की कोशिश करता हूं कि हमारा मौखिक साहित्य आज किस तरह से परावर्तित होते हुए आया है। मैंने पहले जो बात की वो साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में बात की, आपकी लोक कला, हाँ, समाज कैसे आगे बढ़ा। अब आप मौखिक संस्कृति की बात करते हैं, मौखिक साहित्य। हाँ, एक्चुअली साहित्य जो होता है वो लिखा जाता है, मौखिक जो होती है वो कला होती है। कला से ही फिर साहित्य आगे बढ़ता है। मौखिक कला कैसे होती है? सिंधी समाज में ही नहीं, किसी भी समाज में आप लीजिए, जब पहले लोग समाज मतलब आदि मानव में से मानव बन रहा था, ठीक है, कहते हैं कि पहले समाज इंसान जो है वानर था, लिखना पढ़ना नहीं जानता, धीरे धीरे कपड़े पहनने सीखे, कबीले बनाने सीखे, पढ़ना जानता ही नहीं था, पढ़ना भी फिर उनके स्वभाव में धीरे धीरे आया।
उन समाज के लोगों को कोई बात समझाने के लिए कैसे समझाया जाए, तो मौखिक कला ने जन्म लिया। मौखिक कला क्या होती है? आज उत्तर भारतीयों के आप नौटंकी देखोगे, मराठी में कीर्तन है, पोवाड़ा है, शायरी लावणी है, नाट्य कला में हर भाषा में नाटक होता है। हमारे सिंधी समाज में भी जो है लोक नाटक होते हैं। तो वहां क्या होता था कि कोई बात आपको समझानी है, आपको अपनी हिंदू संस्कृति के राम लाला की बात समझानी है, तो आप मौखिक कला के माध्यम से वहां कीर्तन करते थे और बता देते थे। ये आपने हमने रामायण जो है किसी ने लिखा, किसी महर्षि ने लिखा तो सबने पढ़ा तब जाके सबको ज्ञान हुआ, ऐसा थोड़ी है। आपने तो क्लियर की कि सब पढ़े लिखे थोड़ी थे। नहीं, उसके पारायण हुआ करते थे, उसके प्रवचन हुआ करते थे। ये मौखिक कला है, उसी से तो आगे बढ़ती है। ये मौखिक कला, वो जब लिखा गया तो वो साहित्य था। इस साहित्य को क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं तो आपने पढ़ लिया। अब आप चाहते हैं कि समाज तक पहुंचे, तो आपने मंच पे आके मौखिक रूप से सबके सामने वो बताई। राम की कथाएं, कृष्ण की कथाएं किसने देखा? बिल्कुल, आपके बड़े बुजुर्गों ने, दादाओं ने, परदादाओं ने सतयुग देखा क्या? कभी किसने कृष्ण देखा, राम देखा? हमने तो मौखिक कलाओं के रूप में सुन सुनकर, हमारे बड़े बुजुर्गों ने सुनी होगी, हमको सुनाई होगी, फिर साधु संत उसमें से बने होंगे, प्रवचन हुआ होगा, आप हम जैसे आम लोगों तक वो आई होगी। तो मौखिक कला का देखिए कितना महत्व है। धीरे धीरे क्या हुआ, आम जिंदगी की रूटीन बातें, आम जिंदगी में जो बुराइयां चल रही हैं, समाज में जो बुराइयां चल रही हैं, सती प्रथा, विधवा की फिर से शादी ना हो, हाँ, उस पे भी भाष्य करने वाले, हाँ, बेटियों की जो है परवरिश बराबर हो, बेटियों का जन्म होते ही उन्हें मारना नहीं, इस तरह की समाज की बुराइयों पर भी मौखिक कलाओं के माध्यम से प्रहार हुए, बिल्कुल प्रहार हुए और सुधार लाया गया। मतलब न सिर्फ वो राम कथाएं, न सिर्फ वो कृष्ण लीलाएं बताकर, लेकिन समाज की अलग अलग बातें भी पहले किताबों के माध्यम से नहीं बताई जाती। आप ज्ञानी हैं तो आप बताते थे कि समाज में ये हो रहा है, आप ऐसे लोग। तो आपने जैसे कहा कि समाज में घटने वाली घटनाओं के जो प्रतिबिंब इससे प्रतीत होते थे, हाँ, तो भगत की भूमिका भी वही रहा करती थी। बिल्कुल। तो आज के दौर में है क्या भगत? बिल्कुल है। भगत की कहे, नाटक की कहे, अब जब मौखिक कला होती है तो पहले बोला जाता था और बोलने के बाद सुना जाता था। उसमें बताया जाता था कि बाबा धीरू जमन उनके असांखे जेको बिल्कुल दिल से लगाइण खपे, ये बोला जाता था। फिर किरदारों की बात हुई कि यही बात क्यों ना मंचन करके किरदारों में बताई जाए। हाँ। अभी तो आप बोल रहे हैं और सब सुन रहे हैं, लेकिन जैसे रामलीला भी किरदारों में शुरू हुई, पहले बताया जाता था, फिर किरदारों में शुरू हुई कि बाकायदे राम का वेश करके कोई राम बनता है, कोई सीता बनती है, तो रंगमंच बन गया। रंगमंच बन गया। तो रंगमंच पे मौखिक कला ने रंगमंच का, आप देखिए रंगमंच पर आप कोई किरदार निभा रहे हैं, कोई कहानी चल रही है, जब तक वो कहानी लिखी नहीं जाएगी तब तक तो उसकी रिहर्सल होगी नहीं। मौखिक कला के रूप में आप जब तक किसी को बताएंगे नहीं, डायरेक्टर जब तक कलाकार को मौखिक कला के रूप में वो सुनाएगा नहीं, तब तक वो मंच पे मंचन होगा नहीं। तो कितना महत्व है। भगत भी उसी का रूप है जो आपने सवाल किया ना। आपके फिल्मों में भी कई सारे ये जो हमारे बहुजन नायक हैं, जो सालों से हर पीढ़ी में अपना अस्तित्व, अपना ज्ञान देते हुए आए, तो आपकी फिल्मों में भी ऐसे भगत दिखाए गए हैं। तो क्यों ना हम उसका थोड़ा सा यहाँ पर अंश देखें। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि संत कंवरराम जी का ये भगत का अंश बिल्कुल हमारे ही टीवी के कलाकारों ने प्रस्तुत किया है, बड़े मंच पर प्रस्तुत किया है। देख लेंगे।
दीपक जी, बहुत अच्छा लगा कि भगत जैसे ऐतिहासिक किरदारों के माध्यम से आज भी आपने इस संस्कृति को जिंदा रखने की बहुत अच्छी कोशिश की है। अगर मैं प्रातिनिधिक स्वरूप पे दीपक वाटवानी की बात करूं, तो हमारी लोक कला, रंगमंच, फिल्मों, आपका अनुभव क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है और आपका इस पूरे जॉनर के बारे में ऑब्जर्वेशन क्या है? जी, मैं सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के शीतलदास खेमानी हाई स्कूल में पढ़ता था। तब से मुझे शौक था कि मैं एलोकेशन कंपटीशन में, जो आपने बोला कि मौखिक कला, भाषण होता था कि 2 अक्टूबर आई है तो महात्मा गांधी के ऊपर आपको भाषण देना है, 15 अगस्त आई है तो आज़ादी पे आपको भाषण। तो उसमें मैं बहुत बोलने का जो मेरा अंदाज, उसकी वजह से मुझे ट्रॉफीज मिलते थे, अवार्ड्स मिलते थे, कैश प्राइज उसमें, तो मेरा उसमें रुचि बढ़ती गई क्योंकि प्रशंसा मिलती थी ना बहुत। तो एक वो जो नशा होता है ना कि आपको लोग सराह रहे, वो एक नशा होता है। वो मुझे नशा जो है वो तब से जो पड़ा तो आज तक चलता रहा। पहली बात तो ये कि मैं इसमें इंटर हुआ कैसे। कॉलेज में गया तो CHM श्रीमती दांदीबाई हिम्मतमल मनसुखानी कॉलेज, वहाँ पे सिंधी साहित्य संगत की एक अलग से डिपार्टमेंट हुआ करती थी। मराठी वाग्मय मंडल भी होता था, इंग्लिश लिटरेरी एसोसिएशन भी होती थी, हिंदी साहित्य परिषद भी होती थी, साथ ही साथ सिंधी साहित्य संगत भी होती थी। उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी था। मेरे जो सीनियर्स थे उस समय N रमेश नानकानी जी थी, उससे पहले रमन राजपाल, इनको मैंने देखा। इन्होंने क्या किया कि कॉलेज में वो सारी एक्टिविटी जो ड्रामा, एनुअल फंक्शंस होते थे, नाटक, नृत्य कलाएं होती थी, उसके बावजूद कॉलेज के वो 5 वर्ष पूरे करने के बावजूद उन्होंने शहर स्तर पर भी उस तरह की एक्टिविटीज को जारी रखा। कैसे जारी रखा? उन्होंने अपना एक ग्रुप बना दिया, अपनी एक संस्था बना दी। बाबा हम लोग ये संस्था है और हम लोग इस संस्था के माध्यम से नाटकों का मंचन करते हैं। तो मंचन कहाँ पर होते थे? बालकंजी बारी पे, न्यू एरा स्कूल में, सिंधु यूथ सर्किल में। वो जो है वो मेरी प्रेरणा थी। मेरी एक धारणा थी कि समाज के लोगों को इस मंच के माध्यम से हम कुछ तो जागृति देंगे। कई युवाओं को मैंने जोड़ा। उस समय मेरे कॉलेज फ्रेंड्स से जुड़ के हमने एक ड्रामा ग्रुप शुरू किया। 1988 की बात है। उसमें हम वैरायटी इंटरटेनमेंट प्रोग्राम करते थे। वैरायटी इंटरटेनमेंट क्या होता था? एक एकांकी नाटक होता था 40 मिनट का, 15-20 मिनट के कुछ नृत्य होते थे, फिर गायन कला भी होती थी, उसको हम बोलते थे वैरायटी इंटरटेनमेंट। उससे बड़े बड़े लोग, जो समझो पैसे वाले लोग, कारोबारी लोग, जो अपने समय निकाल कर वहाँ आते थे, तो उनमें भी कला का थोड़ा मतलब आचार विचार होता था। कला को बिल्कुल जो है प्रशंसा मिलती थी, कलाकारों को प्रशंसा मिलती थी। स्पॉन्सरशिप मिलके धीरे धीरे ये शुरू हुआ और हमने वहाँ से लेके ड्रामा शुरू किए। 88 से जो शुरू हुआ तो 15 अगस्त, 26 जनवरी और चेटीचंड सिंधी समाज का 9 वर्ष, ये 3 एनुअल प्रोग्राम, वार्षिक प्रोग्राम हमारे साल में फिक्स हो गए। हमको बाहर के लोगों ने भी अपने संस्था के कार्यक्रमों में आके मंचन करने के बुलावा देना शुरू कर दिया, पूरे भारत देश। अभी आ गई हार्ड डिस्क, हाँ, डिजिटल मीडियम, हार्ड डिस्क। फिल्म बड़े से बड़ी बॉलीवुड की हिंदी फिल्म भी हार्ड डिस्क, तो आज भी ऐसा ही होता है। वहां पर बड़े बड़े आप देखो प्रोजेक्टर लगे हुए, वो प्रोसेसर से कनेक्टेड है। हार्ड डिस्क या आप लाओ या सीधा UFO कंपनी, स्क्रैबल कंपनी उसको उसके साथ अटैच कर और फिल्म चलने लगी। रील वील का जमाना गया। तो उस डिजिटल मीडिया का मैंने फायदा उठाया। मैंने बोला यहाँ पर अब मैं खर्चे को बचा सकता हूँ। मुझे खर्चा क्या लगने वाला था? कैमरा, सेंसर बोर्ड का खर्चा, क्योंकि फिल्म बनानी है तो मुझे सेंसर करनी है, बाकायदा थिएटर्स में चलाने वाली फिल्म बनानी है, बिल्कुल लीगल। शुरू से मैं लॉ में रहा हूँ तो मुझे ये सारी चीजें। अच्छा, जहाँ तक कलाकारों की बात रही तो कलाकारों की टीम तो अपनी थी ही, और कलाकार सिंधी समाज के कलाकार बेचारे पाते क्या हैं, उनको मिलता कुछ नहीं, उल्टा उनकी जेब से जाता है। लोग कहने वाले तो कह देते हैं यार सिंधी कलाकारन के मिलण खपे, उनके पेमेंट ॾियण खपे। अरे भाई देगा कौन? वो भी तो संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक सामाजिक कार्य ही कर रहा है। आज आप टिकट खरीद के सिंधी फिल्म देखते ही नहीं हो तो बेचारा प्रोड्यूसर कमाएगा कैसे और उनको देगा कैसे? बिल्कुल, क्यों ना बने। ऐसे ही कलाकारों ने हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है। दीपक जी,
आपका जो सफर है काफी नजदीक से देखा है और सिंधियत को बचाने के, सिंधी साहित्य को बचाने के लिए उल्लासनगर की एक हस्ती है जो हमेशा काम करती रहती है। अपने उम्र का तकादा भी उन्हें रोक नहीं पाता है। सिंधु सर्कल के पदाधिकारी भी है सुंदर डंगवानी जी। आपके लिए उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, वो देखते हैं। एडवोकेट दीपक वाटवानी को आदमी वकील कम कलाकार के हैसियत में ज़्यादा पहचानते हैं। वो एक मजे हुए कलाकार हैं और कॉलेज डेज से लेकर आज तक कला का प्रदर्शन लगातार उसका जारी है। उसने अपने साथियों के साथ 200 से ज़्यादा स्टेज शो, 50 से ज़्यादा ड्रामे और सबसे बढ़िया काम जो आज के ज़माने में है पिक्चर्स, इंटरटेनमेंट के थ्रू 8 पिक्चर निकालकर उसने पूरे भारतवर्ष में सिंधियों को एकजुट करने का बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और ये जो इंटरटेनमेंट है, सोशल मीडिया है, उसके थ्रू जो तुम काम कौम को बचाने का कर रहे हो, आई सैल्यूट यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुंदर डंगवानी जी, तव्हां त उहो ई कलाकार जा क़दरदान आहियो ऐं बिल्कुलु तव्हां जेके पंहिंजूं शुभकामनाऊं तव्हां पंहिंजा वीचार मुंहिंजे लाइ रखिया, मुंहिंजे लाइ त बिल्कुलु इहा हिकु खुराक आहे। महिरबानी। दीपक जी, जिस तरह से आप एक लेखक, निवेदक, निर्देशक, गीतकार, अभिनेता, इन सभी भूमिकाओं में जीते हो, आपका एक अंग भी है कि आप कुशल निवेदक हो। तो एक सफल निवेदक बनने के लिए एक समारोह को संचालित करने वाला एक निवेदक, उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए? निवेदक, जो आप शब्द कह रहे हैं मैं उसका अर्थ समझ रहा हूँ, एंकर, Yes. संचालक। उसमें सबसे पहली बात होना चाहिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ अपने बोलने वाली भाषा पर कंट्रोल, और सबसे अहम बात सेंस ऑफ ह्यूमर, स्पॉन्टेनियस होना। वहाँ जगह पे कुछ फैसले लिए जाते हैं। आप कितनी भी तैयारियां करो, कितना भी डिटेल्स ले लो, लेकिन जगह पे कुछ बातें चेंजेस हो जाती हैं। बातों बातों में आप किस तरह से उन बातों को कह सकते हो। तो स्पॉन्टेनियस होना, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना और साथ ही साथ सेंस ऑफ ह्यूमर होना, जानकारी होना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एक अच्छे एंकर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से आज आप है या कई सारे आप जैसे कलाकार हैं, सिंधी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, साहित्य कला को जतन करने की कोशिश कर रही है, तो क्या नई पीढ़ी भी उतनी गंभीरता से इस कला के प्रति आकृष्ट हो रही है? बिल्कुल हो रही है, उनमें रुचि तो है ना। इधर भी आज कई सारी ऐसी पर्सनालिटीज मैं देखता हूँ, कई सारे ऐसे युवा कल तक कॉलेज स्टूडेंट हुआ करते थे, शौक था उनको कि कहीं मैं किसी ड्रामा में आ जाऊं, कहीं कुछ मंच पर मुझे मौका मिल जाए, मैं डांस कर पाऊँ। हमने कई सालों से वर्कशॉप जारी रखा है सिंधु यूथ सर्किल में। हर रविवार के दिन वर्कशॉप होता है। ऐसे रुचि रखने वाले युवाओं को हम मंच पर लाते हैं, उन्हें मौका देते हैं और मौका देकर उन्हें एक्टिंग सिखाते हैं, उन्हें डांस करना सिखाते हैं, उन्हें गायन कला में माहिर होना सिखाते हैं, उन्हें अपनी डायरेक्शंस बताते हैं। डायरेक्शन में अब उनकी रुचि होती है, उनकी मेहनत होती है। जो मेहनत और लगाव से आता है वो आगे चल के ऐसा एक अच्छा परफेक्ट कलाकार बन जाता है कि उसके प्रोफाइल चेंज हो जाते हैं। आज 6 साल पहले के आप उसके प्रोफाइल देखोगे तो उसका नाम लिखा होगा और लिखा होगा स्टूडेंट, उसका नाम लिखा होगा और लिखा होगा वर्किंग एट सो एंड सो कंपनी, उसका नाम लिखा होगा वर्किंग एट ये। आज उसने अपना प्रोफाइल क्या बना दिया? नाम के नीचे एक्टर, अभिनेता, नाम के नीचे एक्ट्रेस। मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें युवाओं में जो रुचि है, युवा जो मंच पर आके सीखे, सीखने के बाद लोगों की उनको जो प्रशंसा मिली, लोगों ने जब उनको कहा क्या तो तुमने एक्टिंग की है, तब तो जाके ना ये बात बनी कि वो अपने आप को उस प्रोफाइल में लिख पाए कि हम एक्टर हैं। बिल्कुल। तो रुचि है, बस वो जो रिटर्न्स की बात है, सिंधी मंच पर अभी तक इन टर्म्स ऑफ मनी जो है रिटर्न्स अभी तक उतने नहीं है। इसीलिए हमारे सिंधी कलाकार पैरेलल लेवल पे अपने काम धंधे में व्यस्त रहते हैं और पैरेलल लेवल पे ये सब काम। सिंधी समाज के लोगों को इस इंटरव्यू के माध्यम से केदार जी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उनको बात समझनी होगी कि हमारा बुरा हाल किसी और ने नहीं किया है, हमने खुद नहीं नहीं किया।
कई सारी नसीहतें दीपक जी ने नई पीढ़ी को दी है और आते आते हम चर्चा के उस नोट पर आकर रुके हैं कि कहीं ना कहीं हमें आत्मचिंतन की आवश्यकता है। अगर हम सिंधी भाषा, सिंधी संस्कृति, सिंधी लोक कला को आज नहीं बचा पाए, हमारी नई पीढ़ी को हस्तांतरित न कर पाए, तो शायद इस देश की नहीं, इस विश्व की सबसे प्राचीन कहलाने वाली सभ्यता इस दुनिया के नक्शे पर कहीं गायब न हो जाए। तो मैं जाते जाते आपसे प्रभावित हुआ हूं कि कई सारे अच्छे मुद्दे को हम लोगों ने स्पर्श किया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अच्छे गायक भी हो, तो इस चर्चा का अंत जो है एक किसी सुरीली ऐसे कलाम से करें। मैं 4 लाइनें में अपनी फिल्म सिंधी साई की ये बताना चाहूँगा, जो एक्चुअली रोटी, कपड़ा और मकान है। इंसान के जीवन की 3 विशेष बातें, बेसिक, रोटी, कपड़ा, मकान, जिसको सिंधी में हम कहते हैं अट्टो लट्टो अजो। रोटी, कपड़ा, मकान। उन्हीं बेसिक अट्टो लट्टो अजो को पकड़ के 4 लाइनें में गीत भी सुनाऊंगा। हे देवी सिंधी, हो देवी सिंधी, और यहाँ भी सिंधी, पर यहाँ भी सिंधी, खून पसीने जो खाए अटो थो लटो पाए शानदार, अजे लाए दे ऊंचू इमारतूं शूहिन थियूं जेके गगन, सजी दुनिया में आहिन सिंधी नंबर 1, सजी दुनिया में आहिन सिंधी नंबर 1। क्या बात है। हमारी भी यही आपसे कामना रहेगी, यही आपसे उम्मीद रहेगी कि सिंधी हमेशा नंबर 1 रहे और इस देश के निर्माण में अपना योगदान देता रहे। इसी चर्चा के अंत में हम आपसे आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर आए और अपने विचार यहाँ पे रखे। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, समाज के हित में काम करने वाले या समाज को समृद्ध बनाने वाले ऐसे ही कुछ कलाकारों से, कुछ महान व्यक्तियों से हम आपको परिचित कराते रहेंगे। आप देखते रहिए SST मुक्तांगण।